हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो पॉलिटी पढ़ रहे थे उसमें उद्देशिका हमारी चल रही थी और उद्देशिका में हमने पहला भाग कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट कर भी लिए थे उद्देशिका के अंदर। सबसे पहले किया था हम लोगों ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, उसको पूरा विस्तार से समझा था। उसके बाद हम लोगों ने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आज हमारा जो नंबर है वो लोकतंत्र पर है, ठीक है। किस पर है? लोकतंत्र पर। चलिए तो लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक यही हेडिंग होगी आपकी। फटाफट आप इस हेडिंग को लगा लीजिए, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक जो शब्द है ना वो इंग्लिश के डेमोक्रेसी, देखिए ये जो बना है लोकतंत्र से बना है। लोकतंत्रात्मक किससे बना है? लोकतंत्र से। लोकतंत्र, ठीक है। और लोकतंत्र जो है अंग्रेजी के डेमोक्रेसी से बना है, ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है। कौन से शब्द से बना है? डेमोक्रेसी शब्द से बना है, शब्द से बना है। और इसका अर्थ होता है, ये देखो दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है जनता और क्रेसी का मतलब होता है शासन, मतलब जनता का शासन। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होगा? जनता का शासन, यानी लोकतंत्रात्मक। वह तंत्र जहां पर लोगों का शासन हो उसे कहते हैं लोकतंत्रात्मक, ठीक है। जहां लोगों का शासन हो उसे क्या कहेंगे? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। लोकतंत्र कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आप इसमें कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे डेमोक्रेसी शब्द से बना है जिसका अर्थ जनता का शासन होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आप समझते रहे बारीकी से, ठीक है। देखिए जो लोकतंत्र से, देखिए लोकतंत्र से क्या बना है? लोकतंत्रात्मक। इसके बाद जो लोकतंत्रात्मक है वो अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से बना है और डेमोक्रेसी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेसी। और डेमो का अर्थ होता है जनता, क्रेसी का अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता का शासन जो होगा उसे हम कहेंगे लोकतंत्र, ठीक है। और ऐसे जहां पर जनता का शासन होता है उस पूरे सिस्टम को कहते हैं लोकतंत्रात्मक, ठीक है। चलिए अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर अगली लाइन लिखेंगे हम लोग, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर एक प्रत्यक्ष और नंबर दो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, देखिए एक होगा आपका प्रत्यक्ष और दूसरा आपका क्या होगा? अप्रत्यक्ष, ठीक है। आगे देखें, प्रत्यक्ष में क्या होता है? स्वयं जनता का शासन होता है, स्वयं जनता का शासन होता है। क्या होता है? जनता का शासन होता है, ठीक है। किसका शासन होता है? जनता का। अगला पॉइंट देखिए, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है? सीधा जनता का शासन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसका जो जन्म स्थली है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जन्म स्थली वो क्या हो जाएगी आपकी? यूनान। वर्तमान में प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र वाला देश है उसे हम कहेंगे स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है आपका, है ना। इसके बाद एक बात याद रखना, स्विट्जरलैंड जो है ना, स्विट्जरलैंड को ऐसे लिखेंगे आप, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या कहते हैं? घर कहा जाता है। घर
कहा जाता है। अच्छा, इसका स्रोत कैसे होता है भैया, कैसे चुनाव किया जाता है कि यहाँ पर किस तरह का शासन होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्रोत। क्या लिखेंगे? स्रोत। स्रोत लिखने से पहले हम थोड़ा अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको रफ करके आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तब इसको स्रोतों को समझेंगे, दोनों के स्रोत एक साथ समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने बोला, इसमें क्या होता है, स्वयं जनता का शासन होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जन्मस्थल यूनान है। वर्तमान में जो इस लोकतंत्र को मानता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, उसका उदाहरण हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड को जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका हम घर कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, इसमें क्या होता है, जनता क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधि को एक निश्चित समय के लिए चुनती है, ठीक है। यहां क्या होता है, यहां पर जनता यानी अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे भारत, यहां पर क्या होता है, जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उसको क्या करती है, अधिकार मतलब वो उसको भेजती है, ठीक है, उसको भेजती है और वही क्या करता है, उसके बाद लोगों पर शासन करता है। मतलब जनता के द्वारा चुना गया और चुनने के बाद क्या होगा, वही लोगों पर शासन करेगा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने चुनकर भेजा है। कुछ समय के लिए भेजती है, एक निश्चित समय के लिए, ठीक है। तो इतनी बात याद रहेगी। यहां पर क्या होगा, स्वयं जनता का शासन होता है, लेकिन वहां पर जनता को तो शासन है लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए अप्रत्यक्ष बोला गया। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन है तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला गया। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, यहाँ पर डायरेक्ट शासन है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, स्रोत एक साथ देखते हैं, ठीक है। चलिए स्रोत देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रत्यक्ष का देखते हैं, स्रोत क्या क्या स्रोत है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात की जाए, ये कैसे क्या होता है, यहाँ पर जनसभाओं के माध्यम से लोग शासन करते हैं। जनसभाएं, ठीक है। इसके बाद आरंभक, इसका एक स्रोत है। मतलब आरंभक का क्या हुआ, जनता द्वारा कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। जो जनता द्वारा कानून बनाने का अधिकार होता है उसको कहते हैं आरंभक, ठीक। इसके बाद जनमत संग्रह, मतलब जहां पर क्या हो, बहुत सारे लोगों की जो पक्ष है, जैसे एक इधर पक्ष होगा, एक ये पक्ष होगा, और जिस पक्ष में ज्यादा लोग होंगे उसे बोल देंगे भाई ये विजय हुआ। तो ये क्या हुआ, देखिए एक तरफ ये पक्ष है, एक पक्ष ये है, और जिसका समर्थन ज्यादा लोग करेंगे तो वही विजयी होगा, वही जीतेगा, उसी की बात मानी जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम लोग जनमत संग्रह, ठीक है। जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हों, जैसे कोई कानून बना, एक ये कानून बना, एक ये कानून बना, मतलब एक कानून ये है कि बोलना मना है, और एक दूसरी तरफ कानून क्या बना कि हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, कुछ भी बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते लेकिन हाँ बोल सकते हैं। तो इधर वाले पक्ष में लोग ज्यादा है, मतलब नहीं बोल सकते हैं, किसी के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। इधर कानून बना कि किसी के भी विरुद्ध बोला जा सकता है, लेकिन इधर के लोगों की संख्या ज्यादा है, मतलब लोगों का समर्थन इधर ज्यादा है। तो इसी को हम बोल देंगे, जिधर लोगों का समर्थन ज्यादा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वही कानून पारित होगा, और उसी को हम बोल देते हैं जनमत संग्रह। अगला पॉइंट होगा आपका वापस बुला लेना, यानी कि रिकॉल कर लेना। रिकॉल मतलब ये क्या हुआ, वापस बुला लेना। अभी कोई कानून बनाया गया और पता लगा
उस कानून को फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कानून को वापस ले लिया जाएगा। एक तो एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा, जिस व्यक्ति को हमने चुना है, यहां पर भी भैया चुना जाएगा। डायरेक्ट लोग तो डायरेक्ट कानून तो होता है, डायरेक्ट लोगों के द्वारा चलती है सरकार, लेकिन यहां पर भी एक किसी प्रतिनिधि को चुना तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, चुना जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, अगर वो उस व्यक्ति वो जनता के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को वापस बुला लिया जाएगा, मतलब उस पद से हटा दिया जाएगा, तुम वापस आ जाओ, अब किसी दूसरे को चुनकर भेजेंगे। हाँ, लेकिन निश्चित समय के लिए था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये स्रोत किसका हुआ, प्रत्यक्ष का। अब अप्रत्यक्ष का देखते हैं। अप्रत्यक्ष के स्रोत, अप्रत्यक्ष के स्रोत, इसमें क्या होगा, पहला होगा आपका नियमित चुनाव, ठीक है, नियमित चुनाव होता है, यहां पर नियमित चुनाव होंगे, जैसा कि अभी भारत में होता है हमारे। अगला क्या होगा, अगला बिंदु होगा आपका वयस्क मताधिकार। इसके बाद अगला बिंदु है विधि का शासन, मतलब कानून का शासन। और अगला लास्ट है, यहां की जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी। यहां लिख सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। अब ये बताइए मुझे, जो लोकतंत्र शब्द था, लोकतंत्रात्मक जो शब्द था, उसका मीन समझ में आपको अब आया या नहीं आया, बोलिए। आ गया होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो आप इन चीजों को बार बार पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंतिम, इस भाग का अंतिम जो बिंदु होगा वो होगा आपका गणराज्य। क्या होगा, गणराज्य। गणराज्य, और गणराज्य के अंदर आप एक बात समझिए कि जो गणराज्य होता है, ये शब्द कहां से लिया गया है, गणराज्य। गणराज्य जो है फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। अब एक मन में सवाल आया कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, गणराज्य क्यों कहा जाता है। बोलिए, विचार आएगा कि नहीं आएगा, इसको समझते हैं। तो पहला बिंदु इसमें होगा क्योंकि जो भारत है ना, भारत का संवैधानिक प्रमुख भाई, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि जहां पर किसी देश का सर्वोच्च पद यानी संवैधानिक प्रमुख यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है, सर्वोच्च पद होता है, उसको निर्वाचित किया जाए तो समझ लेना वो क्या है, कहीं ना कहीं वो आपको गणराज्य दिखाई देगा, गणराज्य कहलाएगा। दूसरा बिंदु है भारत में क्यों कहा जाता है, इसी पर अभी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भारत को गणराज्य इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भारत में सार्वजनिक पद सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। ठीक है, जो सार्वजनिक पद होते हैं जैसे पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या इसके अलावा जो भी सार्वजनिक पद है, सरकारी पद, समझ रहे हैं, सरकारी पद यानी जिसे हम लाभ का पद बोलते हैं, वो पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, उसके लिए अपनी एक योग्यता भी मांगी जाती है, ठीक है। उस योग्यता को अगर आपके पास है,
यदि वो योग्यता आपके पास है तभी आप उस सार्वजनिक पद के लिए नियुक्त किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। भारत को गणराज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है उसको निर्वाचित किया जाता है। दूसरी बात हमने बताई कि यहाँ जो भारत के लोग हैं ना, भारत के सभी लोगों को सार्वजनिक पद के लिए पूरा अधिकार होता है, अगर वह उस पद के लिए क्या है, योग्य है। तो ऐसा नहीं कि हमने 5वीं पास किया है या हम बिल्कुल भी पढ़े नहीं है और हम सोच रहे हैं कि SI बन जाए, SDM बन जाए या फिर चपरासी बन जाए। नहीं बन सकते ना आप, क्योंकि हम इसके लिए योग्य नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम 5वीं पढ़े होंगे तो हम इसके लिए योग्य नहीं है ना। तो आशा करता हूं आपको ये सारे बिंदु समझ में आए होंगे और अगले सेशन में हम लोग जो है उद्देशिका का दूसरा भाग, क्या हमने बोला, उद्देशिका का दूसरा भाग, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। जिस तरह से हमने भाग 1 को देखा उसी तरह से भाग 2 को देखेंगे। और मैं आपसे इतना तो कह सकता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये पूरा उद्देशिका तैयार होगा। चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।